हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के बारे में, जो हमें बताता है डिसऑनर ऑफ चेक और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे एक्साइटमेंट तो हमको ये जानने में होती है ना कि अच्छा हाँ डिसऑनर हो गया तो होगा क्या मेरे साथ। तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपको चेक का ट्वाइस अमाउंट पे करना पड़ेगा, दुगना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस सेक्शंस को जानना और इसके बारे में नॉलेज होना। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 138 कहता क्या है। सेक्शन 138 कहता है कि आपका चेक डिसऑनर 5 कंडीशंस में बैंक कर सकती है। पहला, जिसके लिए आप लायबल होंगे 138 के अंदर, पहला, अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं। अब मैंने किसी को चेक इशू किया और उसका अमाउंट था 10,000 रुपये, मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े हैं। अब जब बैंक में वो इंसान प्रेजेंट करेगा चेक को, तो बैंक क्या कर देगी, डिसऑनर कर देगी चेक के, और उसके लिए मैं लायबल होंगी। सेकेंड कंडीशन है, अगर मैंने स्टॉप पेमेंट लगा दी। स्टॉप पेमेंट एक फीचर होता है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने चेक को आगे प्रोसेस होने से रोक सकते हैं। अब मैं गई किसी दुकान पे, मैंने गुड्स परचेज़ किए, मैंने चेक दे दिया उसके बदले में, और मैं घर पे आके मस्त उसको यूज़ करके और फिर स्टॉप पेमेंट लगा दिया मैंने। गलत नहीं है? है गलत। इसके लिए मैं लायबल होंगी सेक्शन 138 के अंडर। अब अच्छा, ये फीचर आया क्यों था कि अगर मान लीजिए वो गुड्स डिफेक्टिव निकलते तो सच में मुझे वो स्टॉप पेमेंट करने की ज़रूरत होती। तो स्टॉप पेमेंट में एक कंडीशन है कि आपका कॉस्ट इनसफिशिएंट होगा, तभी आपका चेक डिसऑनर माना जाएगा, अदरवाइज उसके 138 के अंदर आप लायबल नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन, अगर आपका सिग्नेचर ही मैच नहीं किया। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी बात का रहता है। पता है, पहली बार मैं जब चेक साइन करके गई थी और बैंक में पैसे निकालती, मुझे इतनी खुशी हुई थी। इस बात की नहीं कि मैं पैसे निकाल के लाई हूँ, मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरा साइन मैच कर गया है। बहुत मुझे स्टार्टिंग में, मतलब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरा अकाउंट खुल गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे इनसिक्योरिटी रहती थी कि मेरा साइन मैच होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपका साइन नहीं मैच होता है तो भी आप 138 के अंडर ही लायबल होते हैं। तब तो मुझे सब सेक्शंस पता भी नहीं थे। एनीवे, तो थर्ड कॉज ये हो गया। फोर्थ कॉज है, अगर आप अपने पे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तो पेमेंट अभी मत लगा, हेलो भाई चेक लगाया तो नहीं, ओ भाई पेमेंट आने वाली थी, आई नहीं है, अगले हफ्ते लगा दियो। फिर अगले हफ्ते फ़ोन करता है, ओ भाई यार कल लगा दियो, कल ना मैं पक्का पेमेंट कर दूंगा, मैं 100% बता रहा हूँ, कल कल तेरी पेमेंट तो हो ही जाएगी। बहुत होता है इंडियन नॉर्मल बिजनेस में। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आप सेक्शन 138 के लिए ऑफेंसिव होंगे, मतलब ये ऑफेंस है सेक्शन 138 के अंदर। और लास्ट होता है एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अब अगर आपने अपना खाता बंद करने के लिए बैंक में एप्लीकेशन दे दिया है, तो आपके ट्रांजैक्शंस पहले बंद कर दिए जाते हैं और कुछ प्रोसीजरल टाइम लगता है आपका अकाउंट क्लोज होने में। अब मैंने 5 तारीख को अपने बैंक में एप्लीकेशन दे दी है कि मेरा खाता बंद कर दीजिए आप, और 10 तारीख की मैंने 10 तारीख की डेट डाल के किसी को चेक भी दे दिया है। अब जब वो 10 तारीख को जाएगा चेक लगाने, तो वो बोलेगा भैया खाता तो बंद हो गया, और वो क्या करेगा, अब चेक को डिसऑनर कर देगा। तो ये 5 कंडीशंस थी जब बैंक हमारा चेक डिसऑनर कर देगा और हम सेक्शन 138 के अंदर लायबल होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए मेरा सिग्नेचर मैच नहीं हुआ और उसके लिए मुझे 2 साल के लिए जेल भेज दी गई, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। तो इसका भी उपाय सेक्शन 138 ही देता है। बोलता है कि हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, अगर आपने इन सब कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो आप जेल नहीं जाओगे, आपके ऊपर 138 लगेगा नहीं। वो कंडीशंस क्या हैं? तो सबसे पहला है कि आपका जो पेमेंट है, आपका जो चेक है, वो किसी डेट या लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए होना चाहिए। मतलब किसी उधार को, या आपको किसी को पैसे देने हैं, आपका उधार है, तो आप उसको रीपे करने के लिए अगर देंगे चेक, तभी आप 138 के अंडर आएंगे। अगर आप किसी को चेक देते हैं गिफ्ट के तौर पे, तो आप 138 के अंदर नहीं आएंगे, इवन तो वो चेक डिसऑनर हो जाए। अच्छा, अब जैसे मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने लगाया बैंक में, और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मुझे अपने ड्रॉवर वो होता है जो चेक इशू करता है,
मतलब जो चेक देता है इसको ड्रॉवर कहते हैं। तो मैं 30 दिनों के अंदर अपने ड्रॉवर को नोटिस दूंगी कि भाई तेरा चेक तो डिसऑनर हो गया। अगर मैंने 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं दी तो जो ड्रॉवर है वो सेक्शन 138 के अंडर लायबल नहीं होगा। फिर अब 30 दिन के अंदर मैंने नोटिस तो दे दी, उसके 15 दिन तक ड्रॉवर के पास टाइम होता है कि वो नया चेक इशू कर दे। अगर उसका साइन मैच नहीं हुआ तो वो फिर से चेक बना के तो दे सकता है ना। तो जो नया चेक इशू करना है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 15 डेज फ्रॉम नोटिस ऑफ डिसऑनर होती है। अच्छा, अब उस 15 दिन के अंदर अगर उसने नहीं इशू किया नया चेक तो वो 138 के अंदर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि उसने 15 दिन के अंदर चेक इशू नहीं किया तो अपने आप उसके ऊपर केस हो जाएगा क्या? अपने आप वो 138 के अंडर लायबल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो मुझे केस करना पड़ेगा उसके लिए। उसकी भी तो कुछ टाइमिंग होनी चाहिए ना कि 2 साल पहले कोई ने चेक दिया था, डिसऑनर हो गया था और मैं आज उसके ऊपर केस कर रही हूँ। ऐसा तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। तो क्या है कि वो 15 दिन जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उसके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा, तभी वो 138 के अंडर लायबल होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर चेक की ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि चेक एक्सपायर हो चुका है। आपको पता है ना कि डेट डालने के 3 महीने तक चेक वैलिड होता है। तो अगर 3 महीने के बाद मैं चेक प्रेजेंट करती हूँ बैंक में तो क्या मैं लायबल होंगी? कॉमन सेंस की बात है, क्या मैं लायबल होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या वो लायबल होगा जिसने मुझे चेक दिया है? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी गलती है, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपायर्ड चेक दे रही हूँ, एक्सपायर्ड चेक प्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, 138 नहीं लगेगा। तो ये कुछ बातें थी जो सेक्शन 138 में दी हुई थी, जो कि आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये जनरल अवेयरनेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।